सो हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। और आज नई साल है तो आप सबको विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप एंड आई विश कि ये साल हम सबके लिए बहुत सारे अवसर और कामयाबियां लेके आए। तो आज अब शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने देख लिया था अपनी पहले वाले वीडियो में कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया एंड उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। अब आज हम उन सब अभिक्रियाओं को एक एक करके पूरे विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो पहली अभिक्रिया का हम स्टार्ट करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया से लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया होती है कि जब दो अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। जब दो अभिकारक आपस में मिलके मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिकारक मतलब अभिकारक जैसे ए है, हम उदाहरण लेते हैं कि कोई अभिकारक एक ए है और दूसरा बी है। ये दो अभिकारक है, एक अभिकारक है ए और एक बी है। ये मिलके एक ही उत्पाद बनाएंगे ए बी, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। संयोजन का मतलब होता है कि आपस में जुड़ना। ये दोनों पूरी तरीके से आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये आपस में जुड़ के एक ही उत्पाद बनाएंगे, यहाँ एक ही उत्पाद है, ये दोनों जुड़ गए हैं आपस में और ये दो अभिकारक है, ये दो है अभिकारक और ये एक ही उत्पाद बन रहा है इनसे, तो हम उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब इसे हम समझते हैं। और ये तो था सिंपल सा उदाहरण कि जब दो चीजें आपस दो अभिकारक, एक अभिकारक ये है जैसे और एक अभिकारक हमने ले लिया ये दोनों बस जुड़ के एकल उत्पाद बनाएंगे, बस ये दोनों जुड़ेंगे ही, इसे ही हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो अब इसके और उदाहरण हम देखते हैं तो उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि कोई भी एक बीकर लिया हमने, ये है बीकर, मान लिया ये बीकर लिया, इस बीकर में हमने जल डाल रखा है और इस बीकर में हम ऊपर से मिलाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएंगे हम इसमें, ऊपर से मिलाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ चूना। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो फिर इस बीकर को जब हम हाथ लगा के देखते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा गर्म दिखाई देता है। अब ये गर्म होता क्यों है, ये देखते हैं कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें मिलाएंगे हम जल। कैल्शियम ऑक्साइड में हम जल मिला रहे हैं तो बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इनके हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO होता है और वाटर का, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O। ये तो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको कहते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड को। जब इसमें जल मिलाते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। और साथ ही जो बीकर गर्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें से उष्मा निकल रही है, तो उष्मा निकलती है। जब ये अभिक्रिया होती है तो उष्मा निकलती है। तो अब ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कि हमारे पास ये दो अभिकारक है। एक अभिकारक है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा अभिकारक है जल, जिसे कहते हैं H2O, वाटर, है ना। तो ये दोनों अभिकारक है, ये दोनों पूरी तरीके से आपस में जुड़ेंगे। देखते हैं, देखिए कैसे ये जुड़ रहे हैं या नहीं। कैल्शियम, इधर भी कैल्शियम एक है और इधर कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, एक ऑक्सीजन का परमाणु है। इसमें ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, जल में एक है और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। और हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें दो है। तो इस पूरे अभिकारकों में ऑक्सीजन कितने हुए, ऑक्सीजन है दो और हाइड्रोजन भी है दो और कैल्शियम है एक। तो कैल्शियम है एक, हाइड्रोजन है दो और ऑक्सीजन है दो। ये दो है, ये दो है और ये कैल्शियम है एक। अब उत्पाद में क्या है, पूरी तरह से जुड़ के सिर्फ एक उत्पाद बनाएगा, मतलब प्लस में कुछ नहीं होगा, कोई और उत्पाद नहीं होगा, दोनों सिर्फ एक ही उत्पाद में जुड़ेंगे। जैसे कैल्शियम इधर है 1, ऑक्सीजन ये 2 लग रहा है ब्रैकेट के बाहर, तो इसका मतलब है कि ये 2 इसका भी है और ये 2 इसका भी है। तो ऑक्सीजन है 2, हाइड्रोजन है 2, तो दोनों तरफ बराबर है और ये एक ही उत्पाद बन रहा है। इधर एक उत्पाद बन रहा है तो इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन का मतलब होता है कि ये पूरी तरीके से जुड़ गए हैं, कि ये दोनों अभिकारक आपस में पूरी तरह से जुड़ गए हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं भुजा हुआ चूना। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम बुझा हुआ चूना कैसे याद रखेंगे हम, तो कोई भी जब बिना बुझी हुई चीज में हम पानी मिलाते हैं तो वो बुझ जाती है। तो जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड को याद रखते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना है, इसकी अभिक्रिया जब हम जल से करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना। तो अब ये दो तो हो गए संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। तो जब भी हमारे पास हमें कोई पूछे एग्जाम में कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके उदाहरण सहित समझाइए, तो हम पहले परिभाषा लिखेंगे फिर उनके उदाहरण लिखेंगे। अब और ऐसे ही उदाहरण हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझे हुए चूने के क्या क्या यूज हो सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और इसका उपयोग हम सफेदी करने में करते हैं। जो घरों में सफेदी नहीं होती है वो करने में की जाती है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर की अभिक्रिया करवाएंगे तो संयोजन अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ और इसे बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो इसका उपयोग हम घरों में सफेदी करने के लिए करते हैं।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम घरों में सफेदी करने में करते हैं। सफेदी करने में करते हैं। अब सफेदी करने के बाद 2-3 दिन तक वो हमें गीली गीली दिखाई देती है। तो ये होता क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित, वायु में आपको पता है कि ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बहुत सारी गैसें होती है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफेदी करते हैं हम जब, तो करने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से धीरे धीरे अभिक्रिया कर लेता है। मतलब 2-3 दिन में अभिक्रिया करता है। तो धीमी गति से अभिक्रिया करके, धीमी गति से अभिक्रिया करता है और बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसे कहते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। मैं लिख देती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही हमें सफेदी में चमक दिखाई देती है। तो ये धीरे धीरे रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से। इस वजह से 2-3 दिन बाद, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद हमें घरों में उस सफेदी में चमक दिखाई देती है। वो जो चमक होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि संगमरमर देखा है, ताजमहल किसका बना होता है, संगमरमर के पत्थर का ही बना होता है। तो वो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, अगर कोई पूछे आपसे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये तो हो गई ये संयोजन अभिक्रिया की बात कि ये दोनों संयोजित होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, और ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में जुड़कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो इसका ये संयोजन अभिक्रिया का एक खूबसूरत उदाहरण है। और उदाहरण हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया के। तो और कुछ उदाहरण है जिसमें ये है कि कार्बन का दहन हम करवाएंगे। कार्बन का दहन करवाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया की उदाहरण, कार्बन का दहन, कार्बन का दहन। तो कार्बन का सूत्र होता है C। जब कार्बन का दहन करवाएंगे, दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी चीज को जलाना, दहन कहलाता है ना। मैं इधर लिख देती हूँ दहन। दहन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु को जलाना, वस्तु कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज को जलाना, जलाना दहन कहलाता है। तो जैसे कार्बन, अब कार्बन का दहन करवाएं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जला रहे हैं। तो O2 के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, तो क्या ये पूरी तरह से जुड़ जाएगा, मतलब ये दोनों जुड़ेंगे। तो C और O2 एक साथ लिखेंगे तो CO2। तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का दहन करवाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब ये जो कार्बन है,
ये एक अभिकारक हो गया और ऑक्सीजन एक अभिकारक हो गया। ये दोनों अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं और एकल उत्पाद उत्पाद जो बन रहा है एक ही बन रहा है और साथ में ही ऊर्जा या उष्मा निकलती है। तो संयोजन अभिक्रिया में हमेशा उष्मा निकलती है। तो ये दो अभिकारक आपस में जुड़ के एक उत्पाद बनाते हैं, तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण हम और देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र H2 होता है और ये गैस होती है, तो मैं ब्रैकेट में लगा देती हूँ G, गैस का फर्स्ट लेटर G है ना, और ऑक्सीजन को O2, तो ये भी गैस है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें मिलेगा वाटर, मतलब जल मिलेगा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, इसे हम कहते हैं जल, वाटर है ना। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो पूरी तरह से मिलके सिर्फ एक उत्पाद बनाएंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, H2 है, 2 है, और इधर भी 2 है। हम देखते हैं कि संतुलित है या नहीं। और दूसरा, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो इस तरफ भी 2 ऑक्सीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी आगे 2 लगा देंगे। तो 2 लगा दिए, तो इधर तो ऑक्सीजन तो 2 हो गई, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 से 2 गुणा करें तो हाइड्रोजन इधर नीचे तो 2 है, तो इस तरफ बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे भी 2 लगा देंगे। तो अब ये संतुलित समीकरण बन गया। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कैसे है कि इसमें ये एक अभिकारक हाइड्रोजन है और दूसरा अभिकारक ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में मिलके एकल उत्पाद, सिर्फ एक ही उत्पाद बन रहा है इधर, वो है H2O, वाटर है ना, और उष्मा तो निकल ही रही है क्योंकि संयोजन अभिक्रियाओं में हमेशा उष्मा निकलती है। तो ये सब हो गए कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है और कैसे इसके उदाहरणों को हम समझ सकते हैं। अब एक चीज जो मैंने बार बार कही आपको कि संयोजन अभिक्रिया में हर किसी में उष्मा निकलती है, तो जिन अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं। हर संयोजन अभिक्रिया में उष्मा निकल रही है, तो इसमें एक है उष्मा शेपी, उष्मा शेपी अभिक्रिया, उष्मा शेपी मतलब उष्मा का निकलना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, थर्मिक का मतलब होता है उष्मा, तो उष्मा शेपी का मतलब होता है उष्मा निकलना। तो जिन अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती है उन्हें हम कहते हैं उष्मा शेपी अभिक्रियाएं। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती है उन्हें हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। उन्हें कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, है ना। तो अब उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में और हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे मेथेन गैस होती है, प्राकृतिक गैस को जलाना। एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस को जलाना। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, मेथेन सुना है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4, इसे कहते हैं मेथेन। इसको जलाना मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाना। O2 से अभिक्रिया करवाएंगे इसकी, तो क्या बनेगा, CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा H2O। तो ये बनेगा, तो ये है उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की उदाहरण। अब ये है उष्माक्षेपी, तो ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया उष्माक्षेपी का तो उदाहरण है, लेकिन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में मैंने क्या बताया था कि दो अभिकारक मिलेंगे पर बनाएंगे कौन सा, एकल उत्पाद एक ही बनाएंगे। लेकिन इधर क्या हो रहा है, दो अभिकारक तो चलो दो है पर उत्पाद भी दो है, एक ये रहा
और एक ये रहा। तो ये उष्माक्षेपी का तो उदाहरण है, लेकिन उष्माक्षेपी तो उदाहरण है, लेकिन ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ये है एक की उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कि उष्मा इसमें निकल रही है बहुत सी मात्रा में, तो इसे कहेंगे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और एक और चीज है जो हम कि शोषण एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण है शोषण। शोषण एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि शोषण कैसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, सांस लेना कैसे उष्माक्षेपी हो सकता है, कैसे उसमें ऊर्जा निकलती है। तो एक चीज आपने सुना है, कार्बोहाइड्रेट हम भोजन लेते हैं, भोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसे हम भोजन को अपने अंदर लेते हैं, फिर क्या होता है, उसका पाचन होता है। तो पाचन में क्या होता है, पाचन में भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब वो ग्लूकोज जो होता है, देखो मैं बताती हूँ कि जो भोजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, मतलब पाचन हो जाता है, भोजन का पाचन हो जाएगा। तो पाचन होने से ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन जो हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़ जाता है। कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और हमें ऊर्जा देता है। अब ऐसे कैसे ऊर्जा देता है, अब ये भी एक अभिक्रिया होती है जो हमारे शरीर के अंदर होती है। तो अब मैं इस अभिक्रिया को हम देखते हैं कि कैसे होती है ये अभिक्रिया। ग्लूकोज है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, मतलब कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। ये जब रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन के साथ, मतलब कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करेगी और इसमें वाटर भी यूज होगा। क्यों, अब ये सोच रहे होंगे कि जल क्यों, कहाँ से आ गया जल। तो जल हमारे शरीर में ये अभिक्रिया हो रही है, तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर का 70% ऑफ हिस्सा वाटर से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में जल ज्यादा मात्रा में होता है, तो जल यूज हो रहा है इस अभिक्रिया में। फिर ये अभिक्रिया, ये तो हो गए अभिकारक। फिर बनेगा क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जल ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगा और उष्मा, सिर्फ ऊर्जा बनेगी, उष्मा उत्पन्न होगी, हमें ऊर्जा या उष्मा मिलेगी, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो हमारे जल तो शरीर में रह जाएगा और ऊर्जा हम यूज कर लेंगे। और जो CO2 है वो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेंगे और CO2 बाहर निकालेंगे। तो ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, बाहर निकलती है, यहाँ ऐसे बनती है, वो हम जब सांस लेते हैं तो बाहर निकलती है और हमें ऊर्जा मिलती है। ऑक्सीजन हम जब लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हमें ऊर्जा मिलती है। तो कौन सी अभिक्रिया हुई, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये हो गए उष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण। और एक और एग्जाम्पल है, एक और उदाहरण है जो हम अपनी रोजीना की लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में देखते हैं कि कोई भी सड़ी गली सब्जियां होती है, उन्हें हम इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल देते हैं और फिर कुछ वक्त के बाद, कुछ दिनों के बाद जब हम उसे देखते हैं तो वो खाद बन चुकी होती है, वो सब्जियां पूरी सड़ के खाद बन चुकी होती है। और उसे जब हम हटाते हैं या अलग अलग करते हैं या अपना हाथ डालते हैं उसके अंदर, तो वो गरम गरम दिखाई देता है, गरम होता है, हमें गरम गरम महसूस होता है। तो वो गरम इसलिए महसूस होता है कि उसमें उष्मा निकलती है। तो ये हमने देख लिया कि उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती क्या है।